हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट 11। पार्ट 11 में हम कवर करने वाले हैं नीट के PYQs ऑन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पिछले पार्ट 10 में हमने डिस्कस किया था नीट के PYQs ऑन गॉस लॉ। फाइन। सो ये टॉपिक वाइज इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप वो टॉपिक का डिफरेंस भी समझ सकें और उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप एक बार समझ सकें। फाइन। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के कुछ PYQs ऑन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फाइन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर are placed at a distance of 2r in free space. What is electric field midway between two line charges? अब हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में 3 एप्लीकेशन देखे थे। फाइन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा यहाँ पर कि वो फॉर्मूले हम जो यूज़ करने वाले हैं वो कैसे आए हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड गॉस लॉ। फाइन, आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको थोड़े ज़्यादा और अच्छे से समझ आएंगे। फाइन। ओके, सो अभी बोल रहा है कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, लेट दिस बी 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, जिसमें इसमें प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और इसमें माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2r हमें गिवन है। हमें बोल रहा है इसके मिड में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन दिस। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस प्लस लैम्डा की वजह से भी होगा और इस माइनस लैम्डा की वजह से भी होगा। अगर मिड वे की बात हो रही है तो यहाँ से डिस्टेंस r है और यहाँ से भी डिस्टेंस r है। करेक्ट। इस पॉइंट पे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। ओके, सो ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा होगा, दैट मीन्स प्लस लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ है। ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए माइनस लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। सो E एट मिड वे अगर मैं निकालना चाहूँ, E एट मिड वे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट P है, सो दैट विल बी E ऑफ प्लस लैम्डा प्लस E ऑफ माइनस लैम्डा। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट साइड। फाइन। अब ये E की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइन। ओके, तो ये हम ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है तो इससे अगर मुझे r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं जो इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए गॉसियन सरफेस है हमारा सिलेंडर। ठीक है, इसकी लेंथ हम l मान लेते हैं। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है, फाइन, सो हम लैम्डा को क्या डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज चार्ज अपॉन l। सो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? दैट इज लैम्डा इंटू l। दिस इज द टोटल चार्ज, मतलब यहाँ जो चार्ज है, ये जो चार्ज डेंसिटी इस रॉड की है, इसमें टोटल चार्ज कितना है? दैट इज लैम्डा इंटू l, क्योंकि लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ और टोटल लेंथ l के लिए लैम्डा इंटू l, ये चार्ज हो जाएगा। अब अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, ठीक है, अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, गॉस लॉ बेसिकली आपको बताता है कि फ्लक्स कैसे निकालना है, तो हम फ्लक्स के 2 फॉर्मूले को कंपेयर करने वाले हैं। फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमारे पास है EA cos थीटा और फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, बस दोनों को कंपेयर करना है। दैट इज EA cos थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये Q टोटल चार्ज हमें ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज लैम्डा इंटू l, फाइन, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एरिया। अब अगर देखेंगे तो एरिया हमें कर्व्ड सरफेस एरिया से ही फ्लक्स मिल रहा होगा। ऊपर से फ्लक्स 0 होगा क्योंकि E और A का एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और सरफेस से जो एंगल बनेगा दैट विल बी 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो जाएगा। सो एरिया विल बी 2 पाई RL। अगर आपने वो सब डेरिवेशंस नहीं देखे हैं तो एक बार प्रीवियस वीडियोस को देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा आपको उस केस में। ओके, सो यहाँ से E की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? L और L कैंसिल हो जाएगा, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये E का वैल्यू है। फाइन। ओके, अब अगर हम यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। यही पे वैल्यू हमको ऐसे मिली थी, कैपिटल R है, यहाँ पर कैपिटल R ले लेते हैं। ओके, सो लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट बिकॉज ऑफ प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा की वजह से भी लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट।
अगेन मैं बता रहा हूँ दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से लैम्डा अपॉन पाई आर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 दैट विल बी 1। सो आंसर आ जाएगा लैम्डा अपॉन पाई आर एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द प्लेट्स। फाइन। सो हमारा आंसर जो मैच कर रहा है दैट इज D1, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑल्दो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको वैल्यू मतलब ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है जिसका डेरिवेशन ये है, ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं और दोनों की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो आपको सिर्फ टॉइस करना है और कुछ नहीं करना है। इसका टॉइस करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन पाई आर एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर हो जाएगा। फाइन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 from the center of a charged conducting spherical shell of radius r is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is. ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली गॉस लॉ के एप्लीकेशन से जो आते हैं वो टाइम सेविंग करेंगे आपका, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, बट यहाँ से टाइम काफ़ी सेव होगा। फाइन। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ये जो है ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। अब क्या हो रहा है यहां से 3r/2, सो 3r/2 इज व्हाट, दैट इज 1.5r, मतलब सर्कल के बाहर की बात हो रही है, स्फीयर के बाहर की बात है। फाइन। सो दिस विल बी समवेयर, इस पॉइंट को P दे देते हैं, डिस्टेंस यहां से है दैट इज 3r/2। फाइन। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, दैट इज E। अब आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2, r/2 मतलब क्या, 0.5r, ठीक है। मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो दिस वन। सो हमें ये समझाना चाह रहा है इस पॉइंट पे अगर Q हम कंसिडर करें, हमें ये सिर्फ ये इवैल्यूएट करना है कि पहला वाला पॉइंट स्फीयर के बाहर था, दूसरा वाला पॉइंट शेल के स्फीरिकल शेल के अंदर है। फाइन। अगेन गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था अगर एक हमारे पास चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो यहां से अगर रेडियस से बड़े डिस्टेंस से हम बात करते हैं, दैट इज आउट ऑफ द स्फीयर की बात करते हैं, इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ मिलता है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इनसाइड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है हमको, 0 मिलता है, ठीक है। इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। ऐसा क्यों है, ओके, क्योंकि हमें पता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, इसको डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर टॉपिक के अंदर। कोई भी एक्सेस चार्ज जो है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं करता, वो हमेशा सरफेस पे चला जाता है। सो अगर एक स्फेरिकल शेल हमारे पास है, हम एक्सेस चार्ज इसको देते हैं, तो इनसाइड Q इनसाइड जो है वो हमेशा 0 होगा। फाइन। अब अगेन अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमें पास 2 फॉर्मूले हैं, दैट इज EA cos थीटा एंड दूसरा है Q/ε0। इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे, EA cos थीटा इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय ε0, तो Q इनसाइड हमेशा 0 होता है। फाइन। सो EA cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड E विल बी इक्वल टू 0। तो इनसाइड द शेल, ठीक है, शेल के अंदर में कोई भी एक्सेस चार्ज रिसाइड नहीं करता, जिसकी वजह से Q इनसाइड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और क्योंकि Q इनसाइड 0 है इसलिए E की वैल्यू भी 0 आएगी। फाइन। सो यहाँ पे अगर हम शेल के अंदर का कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे दैट इज लेस देन r, अगर हम जो डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं दैट इज लेस देन द रेडियस ऑफ दिस शेल, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है A विच इज 0। फाइन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर कंसेप्ट से बेस्ड है। फाइन। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। यही डेरिवेशन, ये एक सिर्फ एक पॉइंट है, वहाँ पे 6 to 7 पॉइंट्स है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट है जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि Q इनसाइड द शेल इज 0। फाइन। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, एक पूरा कंप्लीट वीडियो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स पे। फाइन। ओके। नेक्स्ट, a hollow insulated conducting sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. Okay, so ये हमारे पास
एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने चार्ज दिया है कितना, 10 माइक्रोकूलम का। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर फॉर एग्जांपल O है, सो आपको E एट O बताना है, इसका रेडियस आपको गिवन है 2 मीटर्स, ठीक है। एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन है ये, एकदम एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन। अगेन सेंटर की बात कर रहा है, मतलब सेंटर कहाँ होता है, शेल के इनसाइड ही होगा, और इनसाइड हमने अभी देखा कि इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल जो है वहाँ पर E जो है वो 0 होगा, E इनसाइड, ठीक है। सो सेंटर पे भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो सेंटर पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो है 0। फाइन, एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सिमिलर है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। फाइन, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन सेम पर्टिकुलर टॉपिक से ही पूछे जा चुके हैं। फाइन, सो और दोनों ही क्वेश्चन ऐसे थे कि आप सिर्फ रीड करके उसको आंसर कर सकते हैं, आपको पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। फाइन, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं आपके टाइम्स काफ़ी सेव करते हैं। फाइन, सो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ surface integral E dot ds is equal to 0 over the surface then, ओके, हमें रीजन बताने की किस वजह से E dot ds is equal to 0। पहला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा हमारा। फाइन, नेक्स्ट इज नो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, ये सही हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कॉन्स्टेंट। फाइन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये इसकी वजह से हम नहीं बोल सकते कि E डॉट ds 0। फाइन, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर कोई चार्ज होंगे ही नहीं। फाइन, अभी मैंने बताया कि सरफेस के सारे चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं, इनसाइड कभी नहीं जाते। फाइन, सो सेकंड आंसर हो सकता है, सेकंड आंसर इसका करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों वो आंसर हो सकता है। फाइन, ओके, अगर मैं एक सरफेस ले रहा हूँ जहाँ से मुझे गिवन है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds जो है वो 0 है, E डॉट ds जो है वो 0, ये बेसिकली क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स होता है दैट इज E cos थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो फ्लक्स 0 है हमें बोल रहा है। फाइन, तो अगर हमने सेकेंड पॉइंट में क्या देखा कि नंबर ऑफ लाइन्स एंटरिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन्स लीविंग। फाइन, मतलब अगर यहाँ पर मैं चार्ज एज्यूम कर लूँ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं, तो जितनी लाइन एंटर करेंगी सरफेस में उतनी ही लाइंस यहाँ से एग्जिट भी करेंगी, ठीक है। बट एक्चुअल रीज़न अगर थ्योरेटिकल वे में लिखना है तो ये रीज़न सही नहीं है, ठीक है। ऐसा बोलना कि जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट भी कर रही है, हमें उसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकली प्रूफ भी करना होगा। फाइन, ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक सरफेस हम कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी। फाइन, यहाँ पर अगर मैं एक सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ और वैसा ही एक और सरफेस यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। फाइन, तो ये भी ds है, ये भी ds है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। फाइन, E a cos थीटा इज फाई। ओके, फाइन, तो अगर यहाँ का E का डायरेक्शन हम कंसिडर करें इस पॉइंट पर, तो E का डायरेक्शन ये है, लेकिन A का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स यहाँ पर, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। सो अगर फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, सो मुझे मिल जाएगा E a दैट इज ds cos 180 डिग्री, एंड cos 180 कितना होता है, -1, सो माइनस E ds यहाँ पर फाई की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही अगर मैं इस छोटे से सरफेस के लिए निकालना चाहूँ, सो E का डायरेक्शन ये है और A का डायरेक्शन भी वही है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। सो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। सो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, E ds cos 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाता है, सो ये आ जाएगा E ds फाई, ठीक है। अगर मैं नेट निकालूँ इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, सिर्फ इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नेट फ्लक्स कितना हो गया, सो फाई विल भी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज E ds प्लस ऑफ माइनस E ds। सो यहाँ पर मुझे फाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी लाइंस होंगी, ऐसे ही बहुत सारी लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी, और जब भी ये क्रॉस कर रही होंगी तो एक एरिया आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा एरिया यहाँ मिलेगा, जिनकी वजह से अगर मैं फ्लक्स ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनल 0 फ्लक्स मिलेगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आपको बोल रहा है ये फ्लक्स ही है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds।
फाइन। तो ये हमें फ्लक्स हमेशा जीरो मिलने वाला है इनकेस चार्ज अगर बाहर रखा हुआ है तो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि गॉस लॉ कहता है कि अगर Q इनसाइड जीरो है, ठीक है, सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। लेकिन अगर कोई आउटसाइड चार्ज रखा हुआ है, कोई आउटसाइड चार्ज रखा हुआ है Q और इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, तभी क्या फ्लक्स जीरो होगा? एग्जैक्टली, फ्लक्स तभी भी जीरो ही होगा, क्योंकि अगर हम गॉस लॉ यूज करें तो यहां से क्या मिलता है कि इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए फ्लक्स जीरो। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे E A cos थीटा, देन ऑल्सो इस डेरिवेशन के हिसाब से आपको फ्लक्स की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन दैट वी हैव डन। ये एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के, बट बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया यहाँ पर। फाइन, ओके। तो ये जो कंसेप्ट्स हम यहाँ पर पढ़े हैं, ये डेरिवेशन भी हमने किया है। आप अगर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का वीडियो पहले देख लेंगे तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।